हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं घटना चक्र के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आई दृष्टि घटना चक्र फॉर करेंट अफेयर, इससे बेहतर पूरे मार्केट में कोई मैगजीन नहीं है। और ये मैगजीन जो है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए 5 स्टार या 7 स्टार मैगजीन है। ठीक है, इससे बेहतर कोई भी अच्छी मैगजीन नहीं है। तो इसी मैगजीन से हम करेंट अफेयर कराने वाले हैं और आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। और स्पेशली अगर हम बात करें तो वो है वीडियो के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो री एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो का जून में 26 या 27 को। ठीक है, इसके लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में जो है, बहुत ही कम समय में और अधिक से अधिक आपको पढ़ाएं। ठीक, और अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। पूरी मैगजीन में पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं केवल उन पॉइंट पे डिस्कस करूंगा जो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केवल एग्जाम में आने के चांस उनके ज़्यादा हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली वीडियो है। ठीक है, ये पहली वीडियो और इसी के साथ डेली हो सकता है इसी टाइम डेली करीबन एक वीडियो, दो वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, इस प्रकार से डेली वीडियो आएंगी। और अगर कोशिश रही तो एक काम और करूँगा, दैट इज वो है सर हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अगर हो सका तो मैं आपको 100% प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इन सारी वीडियो देखने के लिए। ठीक, इससे बेहतर कोई भी मैगजीन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी मैगजीन नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो प्लीज़ करेंट अफेयर के लिए केवल इसी मैगजीन को फॉलो करें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मई मंथ की, तो मई मंथ के लिए लास्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आप कवर कर लेना। ठीक है, जून में पेपर होगा तो जून का करेंट अफेयर आने के चांस बहुत नाम मात्र के हैं। अगर आता है तो मान के चलो 5 से 8 जून तक आता है, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि 26 जून को पेपर है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया, तो ये हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में ही पेपर बन चुके होंगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है इसलिए। ठीक, तो मई तक का करेंट अफेयर आप कवर कर लो, वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दर्जा मिल गया, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद एक चीज़ और याद रख लो, अब जो है आम आदमी पार्टी ने, सभी को पता है गोवा में इसकी सरकार है, दिल्ली में इसकी सरकार है। ठीक है, सॉरी गोवा में सरकार नहीं है, गोवा में इन्होंने सीट जीती है, गोवा में सीट जीती है और गुजरात में सीट जीती है। ठीक, दिल्ली में इनकी सरकार है और पंजाब में इनकी सरकार है। अब जो है 4 राज्यों में इन्होंने अपनी एक तरह से बहुमत बना लिया। ठीक, इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, और वो है सेम चीज़ है। 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा दे दिया। ठीक, इसके बाद इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये 3 पार्टियों को जो है बाहर कर दिया है। ठीक, राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया 3 पार्टी। कौन कौन सी, ये आप याद रख लेना, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया है। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करें, अब जो है पूरे देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई हैं। ठीक, एक को ऐड किया है। ठीक, और 3 को जो है छीन लिया। इनको प्लस माइनस करने के बाद अब पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी हैं 6। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पे अभी हाल ही में आपको पता होगा, गुजरात में जो इलेक्शन हुआ था, गुजरात की कुल विधानसभा सीटें 182, जिसमें से 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी। ठीक, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी मैं बता भी चुका हूँ कि पंजाब, गोवा और दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र दिल्ली और गुजरात, ठीक है, 4 हो गए। चारों जगह आम आदमी पार्टी ने कुछ कुछ सीटें जीत दर्ज की है चारों जगह में, और 2 जगह पे इसने अपनी सरकार बना ली है, दिल्ली पे और पंजाब में। ठीक, इसके बाद आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू ब्रूम। ठीक, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रख लें कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6। ठीक है, और कौन कौन सी है ये आप याद रख लेना। पहला है, देखो बीजेपी सभी को पता है, कांग्रेस सभी को पता है।
ठीक है। और बीएसपी सभी को पता है, बीजेपी और कांग्रेस टक्कर की पार्टी है, सभी को पता है, बीएसपी सभी को पता है, ठीक। इसमें जो है ये आम आदमी पार्टी अभी ऐड हुई है, तो ये भी चर्चा में रही है, ये भी सभी को पता है। 4 पार्टी हमने याद कर ली, बाकी रही 2 पार्टी। तो 2 पार्टी में एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक। एनपीपी और सीपीआई, इन 2 को याद करना है, एनपीपी और सीपीआई, ठीक है। तो टोटल 6 पार्टी हैं, ठीक है, आप याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री, एक मिनट मैं दोबारा से बताता हूँ, वित्त मंत्री ने इसके बारे में अपने बजट में घोषणा की थी, ठीक है। बीबीपी इसका पूरा नाम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, जो सीमावर्ती राज्य हैं और उसमें जो गांव बसे हैं, लोग रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग, सीमा के किनारे वहाँ सुविधाएं कम हैं और डर भी है दूसरे देश के अटैक का, ठीक है। तो वो लोग जो है वहाँ से पलायन करके और अंदर इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को बचाने के लिए कि लोग जो है वहाँ से पलायन ना करें और वहीं पे रहें, ठीक है ना। इसी यही उद्देश्य है इस योजना का, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, और वो है अमित शाह ने इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कार्यक्रम को लॉन्च किया है, और इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, वो थे पीएम मोदी, ठीक है। इससे बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ये कहाँ पे है, ये चलाया गया अरुणाचल प्रदेश के अंजार जिले में, ठीक है। और ये किब्तु क्षेत्र आपको पता ही होगा अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है, तो सबसे ईस्ट साइड में किब्तु नामक का स्थान है, और वहीं से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें और भी स्टेट शामिल हैं, और वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है, इसका प्रोग्राम को मंजूरी दी गई, और केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। इसके बाद राज्य की बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बस 4800 करोड़ रुपया राशि है। इसमें राज्य कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक। इसके बाद लद्दाख और शामिल है यूटी, ठीक, जिसमें कुछ 19 जिले हैं और 46 ब्लॉक और 2967 गाँवों को समग्र किया गया, ठीक। बस इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पलायन को रोकने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है, ठीक है। सॉरी। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि अभी हाल ही में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है, इनमें चुनाव हुए थे। तो इसकी 3 चीज़ें याद रखना, अभी हाल ही में सीएम कौन बना है, ठीक है, और किस पार्टी का है, ठीक, और इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, वो है कि यहाँ पे जो सीटें कितनी हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मेघालय की बात की गई है, ठीक है। मेघालय में 10वीं मेघालय विधानसभा की समाप्ति हुई थी, और 11वीं का जो है चुनाव हुआ था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आगे, मेघालय में कुल कितनी सीटें, 60 सीटें, और 59 सीटों पे यहाँ पे जो है चुनाव हुआ था, और एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पे रद्द कर दिया गया था, और वो सीट का नाम है सोईयोंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप लिखा है, मेघालय में त्रिपुरा में 60 सीटें, नागालैंड में 60 सीटें, और मेघालय में 60 सीटें, ठीक है। मेघालय में 11वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब है जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ लगभग 60 सीटें हैं सभी की। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे मेघालय की, ठीक है। मेघालय की जो है प्रत्याशी थे HDR लिंगदो, ठीक है। इनके निधन के कारण यह निर्णय लिया गया था कि पूर्व गृह मंत्री UDP के प्रत्याशी जो हैं इनका निधन के कारण यह निर्णय लिया गया था। यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें जो अनुसूचित जनजाति की हैं, मतलब ST पर आरक्षित हैं, और बात की जाए अनुसूचित जातियों की, ठीक है, SC सीट की, तो SC सीट एक भी नहीं है। और इसके साथ बाकी जो 5 सीटें बची, 5 सीटें बची, यहाँ पे जो है अदर पे कब्जा है, ठीक, अनारक्षित मान सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया कि मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86 ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ देख लेते हैं आगे, ये देख लो
कि मेघालय में जो है कॉनरेड संगमा ने एनपीपी के नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और कॉनरेड संगमा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण की है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रिस्टोन टाइन सॉन्ग और स्नियांग फलंग, ठीक है ना, इन्होंने जो 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक, इसके बाद आगे बात करें थॉमस ए संगमा जो है 11वीं मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, इसमें आपको सीएम याद रखना है और अध्यक्ष याद रखना है, ये तो आपको याद रखना है। और मेघालय में सीट कितनी थी टोटल, ये याद रखना है। ठीक है ना, इसके बाद उप मुख्यमंत्री को भी आप याद रख लेना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मेघालय में देख लेते हैं तो ये कुल 60 सीटें और नेशनल पीपल्स पार्टी ने जीत दर्ज की है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति हो गई। ठीक है, और एक चरण में नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए, केवल एक चरण में। ठीक, नागालैंड में बात करें कुल 60 सीटें हैं। ठीक है, और 59 सीटें पे अनुसूचित जनजातियाँ आरक्षित हैं। ठीक है, मात्र एक सीट है जो अदर के लिए है। ठीक है, या अनरिजर्व है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है केवल 59 सीटों में निर्वाचन हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अल अकुलेटलुटो, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने के जो एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था काज हेतु किनमी, ठीक है, निर्विरोध रूप से विजयी हुए थे। निर्विरोध हुए तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 2023 में चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रवृत्ति, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली बार कोई नागालैंड में महिला विधायक चुनी गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा, और जिनका नाम है हिकानी जकाल। क्या नाम है इनका? हिकानी जकाल। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दीमापुर थर्ड क्षेत्र से विजयी घोषित हुए हैं। ठीक है, और ये जो है एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सह सलहोतु ओनु ओ क्रूस भी पश्चिम अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे नेफ्यूरियो जो है मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। कार्यकाल है इनका पाँचवें कार्यकाल के लिए। ठीक है, नागालैंड में 5वां कार्यकाल हुआ था। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है और ये है टीआर जेलांग और यानु थोंगो पैटर्न, ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और ये देख लेते हैं 20 मार्च 2023 को सेरिंगेन लोंगकुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष और सीएम कौन बना है और सीटें कितनी हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बात की जाए उप मुख्यमंत्री की तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं नागालैंड में। ठीक है, तो नागालैंड में ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 सीटें विजय की हैं। ठीक है, बाकी भी देख सकते हैं आप। इसके बाद अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की बात करें तो ये त्रिपुरा में 12वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त हुआ था 22 मार्च 2023 को। ठीक है, और आगे यहाँ देख लेते हैं 60 सीटें, जिसमें कहा गया है कि 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और चुनाव के परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी जिसका नाम है इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, कि कुल 33 सीटें जीतने में सफल रही। ठीक, और त्रिपुरा में जो भाजपा नेता मणिक शाह हैं, ये इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, लगातार दूसरे कार्यकाल में। ठीक, इसके बाद आगे बात करें भाजपा के विधायक हैं विश्व बंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे नागालैंड के यहाँ पे टेबल दे रखी है, वो देख लेते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें दर्ज की हैं और त्रिपुरा मोटा पार्टी ने 13 सीटें जीत दर्ज की है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, डेटा कम रहता है ना, जिसके कारण वीडियो लंबी नहीं बना पाता हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट हम कोशिश करेंगे हैंड ट्रेन नोट्स लेके आएँ। ठीक है, वहाँ से पढ़ाने में ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जो है कम समय में इकट्ठा
कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके देख सकें।